बेटा फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म्स। इस फर्टिलाइजेशन को बेटा अपन नाम देते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं? सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब हम लोग मेल एंड फीमेल गैमेट बना चुके हैं, ठीक है। पूरा एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट सब कुछ बन के रेडी है। मेल गैमेट भी बन के रेडी है। पॉलिनेशन भी करा चुके हैं। मेल अभी कहाँ आ चुका है? स्टिग्मा पे लैंड कर चुका है। और पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट के हिसाब से पॉलन ट्यूब भी क्या हो गया बेटा? बनने लग गया है, ठीक है। अब ये जो पॉलन ट्यूब का मूवमेंट है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द केमिकल ग्रेडियंट, ठीक है। केमिकल ग्रेडियंट के हिसाब से अगर कोई भी चीज मूव करती है तो ऐसे मूवमेंट को क्या नाम देते हैं? कीमोट्रॉपिक, ठीक है। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? लाइट की वजह से मूवमेंट। तो ये केमिकल ग्रेडियंट की वजह से हमारा पॉलन ट्यूब को क्या मिलता है यार? डायरेक्शन मिलता है कि यार उसको कहाँ तक जाना है, ठीक है। क्योंकि अपने को पता है कि पॉलन ट्यूब का एंट्री पॉइंट क्या है? माइक्रोपाइल, ठीक है। कहाँ तक पहुंचता है? सिनर्जिड्स तक पहुंच जाता है। तो ये माइक्रोपाइल को खोजने के लिए ऐसा नहीं है कि पॉलन ट्यूब के पास आंखें हैं। उसको कैसे पता चलता है यार? ये केमिकल रिलीज हो रहा होता है और इस केमिकल्स को फॉलो करते करते क्या होगा? पॉलन ट्यूब मूव करेगा। ऐसे मूवमेंट को बेटा अपन क्या बोलते हैं? कीमोटैक्टिक, ठीक है। अब पॉलन ट्यूब अपना स्टिग्मा में जो पॉलन लैंड किया वहां से पॉलन ट्यूब अपना बनना स्टार्ट होता है। इसके बाद कहाँ पहुंचता है बेटा? सबसे पहले माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल से होते हुए वो कहाँ पहुंच जाता है? सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स। और ये पॉलन ट्यूब का अभी जो एनसीईआरटी में आपकी लाइन लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट स्टडी, अभी जो रीसेंट स्टडी हुआ है उसके हिसाब से फिलीफॉर्म अपैरेटस इस पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में एंट्री देता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कल बताया था कि फिलीफॉर्म अपैरेटस मेल गैमेट का भी मूवमेंट कराता है, पर अभी आपकी एनसीईआरटी ने एक स्ट्रिक्टली लाइन लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द recent study filiform apparatus guides the entry of pollen tube to synergids। और synergids के भी कहाँ पे भाई? साइटोप्लाज्म में। समझ में आया बेटा यहाँ पे? अब ये जो साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स है, यहाँ तक आने के बाद पॉलन ट्यूब अपने मेल गैमेट को क्या कर देगा? डिस्चार्ज कर देगा। मतलब मेल गैमेट सबसे पहले कहाँ पे एंट्री मारता है? सिनर्जिड्स पे मारता है। अब हमारे मेल गैमेट को एक्चुअली कहाँ जाना था? एग्स के पास जाना था, क्योंकि एग क्या है? हमारी फीमेल गैमेट। अब यहाँ से सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म से एग के पास जाने के लिए भी कौन लगता है बेटा? फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है। तो अब यहाँ से साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स के बाद पॉलन ट्यूब क्या करने वाला है? इट डिस्चार्जेस इट्स मेल गैमेट्स। और फिर मेल गैमेट कितने बेटा अपने पास? 2 हैं। तो एक मेल गैमेट किससे फ्यूजन करेगा? एग से, जो कि है हमारी फीमेल गैमेट। दूसरा मेल गैमेट बच गया, ठीक है। अपने पास 2 मेल गैमेट थे और ये दूसरा मेल गैमेट फिर कहाँ पे मूव करने लग जाएगा? पोलर न्यूक्लियाई, मतलब टूवर्ड्स सेंट्रल सेल, ठीक है। तो ये पूरा मूवमेंट में फिलीफॉर्म अपैरेटस का ही रोल होता है। बट जो एनसीईआरटी कहती है वही अपने को याद करना है। अभी एनसीईआरटी ने सिर्फ क्या लाइन लिया हुआ है? इट गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स, ठीक है। अब आपका सेकेंड मेल गैमेट कहाँ पहुंच गया? सेंट्रल सेल में पहुंच गया। इस सेंट्रल सेल में कौन थे यार? 2 पोलर न्यूक्लियाई। बेटा मेल गैमेट हो चाहे एम्ब्रियो सैक में, अपन ने एम्ब्रियो सैक का स्टेज क्या था? कितने सेल्स थे? 7 सेल्स, 8 न्यूक्लियस। ये एम्ब्रियो सैक में जितने भी सेल हैं या जितने भी न्यूक्लियस हैं, इनका प्लॉइडी क्या है सबका? एन। सब हैप्लॉइड है, ठीक है। मेल गैमेट क्या है अपना? हैप्लॉइड है। तो अभी ये एन है, ये एन है,
इन दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा बेटा प्रोडक्ट 2n बनेगा। इसको नाम क्या देते हैं अपन, जाइगोट। ठीक है, नेक्स्ट। अब फिर से यहाँ पे भी जो मेल गैमेट है ये n है, यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, 2 पोलर न्यूक्लियाई। दोनों पोलर न्यूक्लियाई का क्या रहेगा बेटा, n और n। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, जब मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा होता है ना, तो मेल गैमेट के आने से पहले ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई पहले से ही क्या कर लेते हैं, फ्यूजन कर लेते हैं। तो पहले से ही ये पोलर न्यूक्लियाई जो दो n बन के प्रेजेंट थे वो पहले से ही क्या हो गए, फ्यूज होके 2n बना लेते हैं। उसके बाद ये मेल गैमेट आता है तो n प्लस 2n क्या हो जाएगा बेटा, 3n। तो अब ये 3n वाला प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं, PEN, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और क्योंकि ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एक सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है, अब ये सेंट्रल सेल का नाम क्या हो जाएगा, PEC, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जगह नहीं है तेरे लिए, सब जगह फुल। बाहर कोई है, उनको बोलो बेंच लगा देंगे। नाम क्या, अच्छा और भी लोग हैं, इधर आ जा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा फर्टिलाइजेशन कितने बार होता हुआ दिख रहा है, 2 बार। ऐसे फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। इट इज डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें जो पहला फर्टिलाइजेशन था मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन, इसको अपन क्या बोलते हैं, सिनगैमी या फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्योंकि 3 चीजें एक साथ फ्यूजन करी थी, ऐसे फ्यूजन को क्या बोलेंगे बेटा, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, क्योंकि अपन ने 2 न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट का फ्यूजन कराया था, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी दोनों एक साथ अगर हमको डिस्क्राइब करना होगा तो किस वर्ड से करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, अब हमारे एम्ब्रियो सैक्स में कुछ और भी कुछ सेल्स बचे थे, क्या बच गया, अब एंटीपोडल सेल बच गए। एंटीपोडल सेल विल डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सिनर्जिड्स विल डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो एंटीपोडल सेल्स का भैया यहाँ पे कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ तमाशा देख रहे थे। तो एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सेम गोज विथ सिनर्जिड्स। ठीक है, ठीक है बेटा। अब यहां से बताओ मेरे को, ये जो जाइगोट है किस चीज में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड। ठीक है, इसी जाइगोट से आगे चल के बनने वाला है एम्ब्रियो, और यही एम्ब्रियो बना देगा सीड। सिमिलरली प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है, ये क्या प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यार आप एक बात बताओ मेरे को कि अगर हमको जाइगोट से एम्ब्रियो बनाना है और हम ऐसा बोल रहे हैं कि एंडोस्पर्म हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए क्या है, न्यूट्रिशन का काम कर रहा है, तो किसका डेवलपमेंट पहले होना चाहिए, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होना चाहिए। फ्यूजन किसका पहले होता है, बनता जाइगोट पहले है, पर एम्ब्रियो बनने से पहले, मतलब आधा ही एम्ब्रियो बना रहेगा, उससे पहले हमारा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये जो एंडोस्पर्म है वो हमारे एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करने वाला है, फूड प्रोवाइड करने वाला है। तो भैया जाइगोट भले बनता पहले है, पर एम्ब्रियो बनने से पहले हमारा क्या बन के रेडी होगा, एंडोस्पर्म बन के रेडी होगा। ठीक है, लिख लियो यहाँ तक,
नेक्स्ट आते हैं बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म precedes development of embryo. Development of endosperm. This endosperm is reserve of food for रिजर्व ऑफ फूड है बेटा किसके लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। अब ये एंडोस्पर्म होते हैं बेटा 3 टाइप्स के। एनसीईआरटी डिटेल में नहीं बताती है बट कुछ पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ है अबाउट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फर्स्ट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकेंड वन इज सेलुलर एंडोस्पर्म एंड थर्ड इज हेलोबियल। तो ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है, कहीं पे भी यार ये फ्री न्यूक्लियर वर्ड आ गया मतलब क्या है। अभी देखो यार, सबसे पहली बात जाइगोट बनाए थे अपन या एंडोस्पर्म बनाए हैं, एंडोस्पर्म में कितने सेल है। अभी जब अपना एंडोस्पर्म नहीं बोलना चाहिए, पीईएन में कितने या पीईसी में कितने सेल है, 3। जाइगोट में कितने सेल है। अब ये जाइगोट को एम्ब्रियो बनने में क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा। डिवीजन कौन सा चलेगा, माइटोसिस। जाइगोट में भी माइटोसिस चलेगा, पीएन पीसी में भी क्या चलेगा, माइटोसिस चलेगा। और ये अपने नंबर ऑफ सेल्स को क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, साइज क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, ये जो माइटोसिस चल रहा है ना, अब इस माइटोसिस में क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की अगर बात करें तो कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मतलब ये ऐसा एंडोस्पर्म है जिसमें आपको मल्टीपल क्या दिखते रहेंगे, न्यूक्लियस दिखते रहेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर पियो सब लोग, ठीक है। तो ये कोकोनट वाटर जो है ये किस वैरायटी में आता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में आता है। सिमिलरली सेलुलर एंडोस्पर्म कौन सा है यार, अब यही जो कैरियोकाइनेसिस हो गया है, कुछ समय बाद अगर साइटोकाइनेसिस करने लग जाए तो हर न्यूक्लियस के अराउंड क्या बनने लग जाएगा, सेल वॉल। और फिर ऐसे एंडोस्पर्म को अपन क्या बोलने लग जाएंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म है जो आप कोकोनट व्हाइट खाते हो, ठीक है। तो वो जो व्हाइट पार्ट है, एडिबल पार्ट है, वो अपना किसका एग्जाम्पल है, सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप देखोगे यार, जब ये न्यूक्लियर डिवीजन हुआ था सिर्फ, तब अपने को ये कोकोनट वाटर कैसा दिख रहा था यार, लिक्विड फॉर्म में था। जब तक सेल वॉल नहीं आता है तब तक किसी भी चीज का शेप नहीं बनता है। और शेप किसका नहीं होता है, लिक्विड का शेप नहीं होता है। जानते हैं अपन शेप किसका होता है, सॉलिड का होने लगता है। तो ये लिक्विड का शेप इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसके अराउंड क्या नहीं था, सेल वॉल नहीं था। सेल वॉल नहीं था तो मतलब क्या था यार, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ होगा, मतलब सिर्फ क्या हुआ था, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। उल्टा भी सोच सकते हो, सीधा भी सोच सकते हो। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक। अब ये हेलोबियल एंडोस्पर्म होता है जिसमें अनइक्वल साइटोकाइनेसिस चले। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है एक सेल छोटा एक सेल बड़ा, इक्वल नहीं चल रहा है। जैसे अपन एसिमेट्रिकल माइटोसिस पढ़ा था, तो ये हेलोबियल एंडोस्पर्म उसी टाइप का चीज है, उसी का प्रोडक्ट है समझ लो, जिसमें एसिमेट्रिकल माइटोसिस चल रहा है। ये हमको यूजुअली मिलता है बेटा मोनोकॉट से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। डन। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो दो तरीके का होगा। सबसे पहले इन डाइकॉट और दूसरा क्या होगा, इन मोनोकॉट। हम लोग कौन से स्टेज तक आ चुके हैं, जाइगोट बना लिए थे। अगर अब मैं ऐसा डायग्राम दिखा दूं कि बेटा ये क्या है, अपना मान लो जाइगोट, ठीक है। ये जाइगोट है। अब इस जाइगोट में क्या चलने वाला है,
माइटोसिस। अब ये मान लो बना लेता है 2 सेल, ठीक है। फर्स्ट माइटोसिस हुआ, अभी कितने सेल दिख रहे हैं? 2 सेल। अब इसमें से यार धीरे धीरे करके अपने को सेल्स का नंबर क्या होते जाएगा? बढ़ते चला जाएगा बिकॉज ऑफ माइटोसिस। अभी अपन मानते हैं बेटा, इसको बोल देते हैं इट इज अ प्रो एम्ब्रियो। अब यार इसमें क्या होता है एक्चुअली, एनसीईआरटी ने बेटा पैराग्राफ में तो नहीं लिखा है, बट उसका डायग्राम खोलो आप लोग। डाइकॉट एम्ब्रियो का आप लोगों को पेज नंबर बताना कोई। 34, 35 दिख रहा है? दिख रहा है बेटा सबको एम्ब्रियो का डायग्राम? ठीक है। अब इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि आप देख रहे होगे कि यार एम्ब्रियो का शेप अलग अलग चेंज होता जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले जाइगोट बनाया हुआ है, फिर 2 सेल है, उसके बाद ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बना हुआ है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के बाद हार्ट शेप बना हुआ है, देन अपना मैच्योर एम्ब्रियो है। तो ये जो आप शेप देख रहे हो ना, ये किसकी वजह से होता है, या बोलना चाहिए एक्चुअली क्या चल रहा होता है। ये जो अपन ने बेटा 2 सेल बनाया है ना, इसमें 2 सेल का नाम होता है, एक मान लो है बेसल सेल, एक है अपाइकल सेल, ठीक है। जाइगोट हमारा कौन से एंड की तरफ बना था? एग कौन से एंड की तरफ प्रेजेंट रहता है एम्ब्रियो सैक के? इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स माइक्रोपाइल। तभी तो ये एग एग और सिनर्जिड्स को साथ में बोला जाता है बेटा एग अपैरेटस। ये जो एग अपैरेटस होता है ना, यही रिलीज कर रहे होते हैं केमिकल्स, जिनको फॉलो करता हुआ कौन आता है? पोलन ट्यूब, ठीक है। तो ये एग अपैरेटस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमेशा टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, ठीक है। तो ये एग अपैरेटस अगर माइक्रोपाइल के तरफ प्रेजेंट है, एग हमारा माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट है, तो जाइगोट कहाँ बनने वाला है? माइक्रोपाइल की तरफ बनने वाला है, ठीक है। अब ये जाइगोट में अपन ने क्या बोल दिया, एक क्या सेल है? बेसल सेल है, और एक क्या है? अपाइकल सेल है। ये जो बेसल सेल है ये कौन सा है भैया? कहाँ पे प्रेजेंट है? माइक्रोपाइल की तरफ है। ये वाला कहाँ पे बेटा? चेलाजेल की तरफ, ठीक है। अब क्या होने वाला है? फिर से यहाँ पे क्या चलेगा? डिवीजन चलेगा। ये जो हमारा बेसल सेल होता है ना बेटा, ये डिवीजन करके बनाता है सस्पेंसर्स। क्या बना रहा है? सस्पेंसर। अभी माइक्रोपाइल की तरफ आपका क्या बना हुआ है बेटा? जाइगोट। मतलब एम्ब्रियो हमारा माइक्रोपाइल की तरफ बना हुआ है। एंडोस्पर्म कहाँ पे बन रहा है यार? चेलाजेल की तरफ बन रहा है। अगर आप एम्ब्रियो सैक का डायग्राम देखोगे तो यार आपका एम्ब्रियो नीचे है, एंडोस्पर्म कहाँ पे? सेंट्रल सेल में जो है ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को किससे लेना है? इसी एंडोस्पर्म से लेना है। तो ये एम्ब्रियो को अपने को ऐसा करना पड़ेगा कि ये किसी ना किसी तरीके से किसके पास पहुंच जाए? एंडोस्पर्म के पास पहुंच जाए। तो ये जो सबसे पहले जाइगोट डिवीजन किया है, 2 सेल बनाया है, बेसल सेल, अपाइकल सेल। इसमें से जो बेसल सेल है किसकी तरफ प्रेजेंट होता है बेटा? माइक्रोपाइल, मतलब नीचे की तरफ प्रेजेंट है। ये क्या बनाता है? सस्पेंसर। अभी जो डायग्राम है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का, उसमें आप देखो दिख रहा है कहीं लेबलिंग? सस्पेंसर लेबलिंग दिख रहा है, ठीक है। ये सस्पेंसर आपको कैसा दिख रहा है? लॉन्ग, फिलामेंट लाइक, ऐसा थ्रेड लाइक, मतलब ये अगर बनाते हैं अपन, ठीक है, इसको क्या बोल दिए? सस्पेंसर, ठीक है। अब ये जो सस्पेंसर है इसका रोल क्या होता है कि ये धीरे धीरे क्योंकि ये माइक्रोपाइल की तरफ है, ये इसका स्टॉक का लेंथ अगर बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे करके एम्ब्रियो को कहाँ पुश कर देगा बेटा? एंडोस्पर्म की तरफ पुश कर देगा। समझ में आ रहा है? ये सस्पेंसर क्या है? नीचे से ऐसा डंडे जैसा निकलते जा रहे हैं डिवीजन करते करते, जो यहाँ पे एम्ब्रियो बन रहा है मेन, मतलब जो हमारा अपाइकल सेल है, ये वाला जो सेल है, इससे अपना क्या बनने वाला है बेटा? मेन जो आप शेप दे रहे हो, ठीक है। सब पूरा जो एम्ब्रियो का प्रॉपर शेप, ग्लोबुलर हार्ट शेप दिया, जो आपका मैच्योर एम्ब्रियो सैक में आपको प्लूमरल रेडिकल वगैरह दिख रहा है, ये हमारे किससे बनने वाला है? अपाइकल सेल से। ये सस्पेंसर नीचे से ग्रो करते करते क्या करेगा? इस ग्लोब्यूल को कहाँ पुश करते चला जाएगा? एंडोस्पर्म की तरफ पुश करता चला जाएगा, ताकि क्या हो जाए? ये एम्ब्रियो किससे न्यूट्रिशन ले पाए? एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन ले पाए। समझ में आया? इसमें आपको क्या याद रखना है कि जाइगोट सबसे पहले जो एम्ब्रियो में डिवाइड करेगा, कौन से डिवीजन से करेगा? माइटोसिस से। फिर बनता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं, प्रो एम्ब्रियो, देन क्या बनता है? ग्लोबुलर। ग्लोबुलर के बाद क्या बनेगा बेटा? हार्ट शेप।
और एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक कैसा दिखेगा। अब आप देखोगे मैच्योर एम्ब्रियो सैक में सस्पेंसर का पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो गया है, क्योंकि अभी मैच्योर एम्ब्रियो सैक का जो काम था, मतलब जो सस्पेंसर का काम था, वो क्या हो गया बेटा, फिनिश हो गया। अभी पूरा सेल एक साथ पूरा एम्ब्रियो आपको बना हुआ दिख रहा है। तो इसमें कुछ ठीक है। ये जो हम ऐसा दो डिवीजन बनाया बेटा, ये क्या है, टू कॉटिलिडन्स। डाइकोट में कॉटिलिडन्स कितने होते हैं, दो। कॉटिलिडन्स का मतलब क्या है भाई, सीड के पार्ट। ठीक है, तो सीड इक्वली डिवाइड हो सकता है दो पार्ट में अगर, तो ऐसे सीड को अपन क्या बोल रहे हैं, डाइकोटिलिडनस सीड। ठीक है, समझ में आया बेटा यहाँ तक। अब कोई भी एम्ब्रियो हो, एम्ब्रियो में यार दो चीजें हमेशा रहेगी। फर्स्ट इज कॉटिलिडन। ये कॉटिलिडन एक होगा तो मोनोकॉट, दो होगा तो डाइकॉट। सेकेंड थिंग इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। व्हाट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस? एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है टीजिलम। व्हाट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस? नीचे का पार्ट क्या, किसको डिवाइड करता है, दो कॉटिलिडन को। तो मोनोकॉट में नहीं होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। रेडिकल क्या होता है, जिससे रूट बनने वाला है। ट्यूब्यूल क्या होता है, रेडिकल किस तरफ प्रेजेंट होगा, नीचे। ट्यूब्यूल किस तरफ प्रेजेंट होगा, इन दोनों के बीच में जो एक्सिस है उसको क्या बोला जाता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस इज द एक्सिस व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन रेडिकल एंड प्लूम्यूल। समझ में आया, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो। ठीक है, अब ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का दो पार्ट, दो टाइप होता है, जिसको हम एक को बोलते हैं एपिकोटाइल, सेकेंड इज हाइपोकोटाइल। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है, एक्सिस प्रेजेंट बिटवीन रेडिकल एंड प्लूम्यूल। व्हाट इज एपिकोटाइल? किसके ऊपर, कि नीचे, कॉटिलिडन्स के पोर्शन अबव कॉटिलिडन इज एपिकोटाइल। पोर्शन अबव कॉटिलिडन है, मतलब यार ये क्या बनाने वाला है, प्लूम्यूल। प्लूम्यूल से क्या बनने वाला है, शूट। तो एपिकोटाइल इज द पोर्शन अबव कॉटिलिडन, ये बनाएगा प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल से फिर क्या बन जाएगा, शूट। सिमिलरली हाइपोकोटाइल क्या होगा बेटा, पोर्शन बिलो कॉटिलिडन, ये क्या बनाएगा, रेडिकल। रेडिकल से क्या बन जाएगा, रूट। टिजिलम, TIGELLUM नाम है बेटा। एम्ब्रियोनल एक्सिस को टिजिलम भी बोलते हैं। अब इसमें अगर ये भी एक क्या है बेटा, एम्ब्रियो है, जिसमें अपन क्या देख रहे हैं, दो कॉटिलिडन्स दिख रहा है। ये कॉटिलिडन्स में अगर मेरे को बोलना हो गया हाइपोकोटाइल कहाँ होगा, तो हाइपोकोटाइल कहाँ होगा बेटा, इस तरफ। और ये हाइपोकोटाइल क्या बनाएगा, रूट। रूट के आगे क्या लगा रहता है, रूट कैप। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये जो कॉटिलिडन से जस्ट ऊपर की तरफ से अबव निकल रहा है, उसको अपन क्या बोल देंगे, प्लूम्यूल। ठीक है, ये आपका डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में।
लिखिए। हो गया। नेक्स्ट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन मोनोकॉट्स। अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट मतलब प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन क्या आता है, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो तक, यहाँ तक का डेवलपमेंट मोनोकॉट में डाइकॉट के जैसा सेम होगा। ठीक है, तो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसा रहता है, सेम होता है एज डाइकॉट। ये जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है बेटा, इसको अपन बोलते हैं एम्ब्रियोजेनिक। ठीक है, एम्ब्रियोजेनिक का मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियोजेनी इज सेम इन अर्ली स्टेजेस एज डाइकॉट। मतलब शुरुआती स्टेजेस में तो है डाइकॉट और मोनोकॉट का एम्ब्रियो बिल्कुल सेम तरीके से डेवलप हो रहा होगा। अब डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, कॉटिलिडन के बनने में। डाइकॉट में कितना कॉटिलिडन बन जाता था, 2। यहाँ पे कितना बनता है, यहाँ पे भी बनता है 2। कितना बनता है, 2। बट एक कॉटिलिडन हो जाता है रूडिमेंट्री। क्या हो जाता है, रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है, मतलब वो पूरी तरीके से कंप्लीटली फॉर्म नहीं हो पाता है। अब आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा मोनोकॉट एम्ब्रियो का, जिसमें लेबलिंग दिया होगा एपीब्लास्ट। ठीक है, स्क्यूटेलम, एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट दिख रहा है बेटा, एनसीईआरटी में ही उसी के नीचे लिख लेना, एपीब्लास्ट है ये रूडिमेंट्री कॉटिलिडन। दिख रहा है आपको छोटा सा स्ट्रक्चर, क्या है ये, रूडिमेंट्री कॉटिलिडन है जो कि पूरी तरीके से बन नहीं पाया, और हमारा सिर्फ एक कॉटिलिडन रह जाता है जिसको इन ग्रासेस अपन क्या नाम दे देते हैं, स्क्यूटेलम। ठीक है, समझ में आया। कोई भी एम्ब्रियो के दो पार्ट हमेशा फिक्स क्या रहेंगे, कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो इन ग्रासेस जो अपन नाम दे रहे हैं, सिर्फ स्क्यूटेलम कॉटिलिडन को जो बोल रहे हैं बेटा, ये स्क्यूटेलम को ये नाम क्यों दिया गया है बेटा, क्योंकि इट इज सिचुएटेड लैटरली। मतलब ये जो स्क्यूटेलम अपन बनाए हैं कौन से डायरेक्शन में है, लेटरल है टुवर्ड्स एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है अपना, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या क्या रहता है, रेडिकल, प्लूम्यूल रहता है, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल रहता है। तो मतलब ये समझ लो यहाँ पे प्लूम्यूल है, यहाँ से क्या बन रहा होगा, रेडिकल बन रहा होगा। ये वाला जो पार्ट है, एनसीईआरटी का भी डायग्राम देखते रहना, उसमें अपने को जो राइट साइड में दिख रहा है बेटा वो क्या है, अपना एम्ब्रियोनल एक्सिस। और जो इधर दिख रहा है ना सबसे पतला सा, वो अपना क्या है, कॉटिलिडन है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम का मतलब होता है इट इज सिचुएटेड लैटरली एम्ब्रियोनल एक्सिस। यहाँ पे भी क्या होगा, एपिकोटाइल क्या बनाएगा, एपिकोटाइल क्या बनाएगा, शूट। हाइपोकोटाइल क्या बनाएगा, रूट। यहाँ पे भी सब चीजें सेम रहेगी। समझ में आया। ये क्या था, एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट क्या था, रूडिमेंट्री सेकेंड कॉटिलिडन जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया। तो ये कैसा दिख रहा है, स्मॉल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसका अपीयरेंस कैसा आता है बेटा, स्मॉल फ्लैप लाइक। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट। व्हाट इज कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल।
कोलियोराइजा क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स कवरिंग। रूट कैप क्या होता है? जो टर्मिनल पार्ट जो कैप करके रख रहा है, इस कैप के बाद भी अगर कुछ अनडिफरेंशिएटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं? कोलियोराइजा। इन रूट आर है ना बेटा यहाँ पे, इसे याद रखना। ये कहाँ पे लगा रहेगा? रूट कैप के भी आगे, ठीक है, रूट कैप के भी आगे। सिमिलरली कोलियोप्टाइल क्या है यार? ये भी अनडिफरेंशिएटेड शीट है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है? डिवाइडिंग सेल्स है, ठीक है, वहां पे भी डिवाइडिंग सेल्स हैं जो आपको कहाँ पे दिखेंगे? शूट कैप या शूट कैप के आगे, ठीक है, याद रहेगा। तो ये कोलियोराइजा रूट का पार्ट है, कोलियोप्टाइल शूट का पार्ट है। कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल आपको सबसे अच्छी तरीके से कहाँ पे दिखता है? मोनोकॉट में दिख रहा है। डायग्राम आप दोनों एम्ब्रियो का देख लो, डाइकॉट का और मोनोकॉट का। आपको लेबलिंग मोनोकॉट के एम्ब्रियो में कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल का प्रॉपरली एनसीईआरटी देख के बता रही है, करके बता रही है, ठीक है। तो अगर ये डायग्राम आ जाता है आपको जिसमें कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल का लेबलिंग दिख रहा है और आपको पहचानने के लिए बोल रहे हैं कि ये एम्ब्रियो कौन सा है, डाइकॉट या मोनोकॉट, तो यार कौन सा होगा? मोनोकॉट, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपको डायग्राम से डायग्राम आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि यार कैसे क्वेश्चन बन रहा होता है, ठीक है। आप डाइकॉट एम्ब्रियो मोनोकॉट एम्ब्रियो दोनों का डायग्राम को कंपेयर करोगे कि यार इसमें क्या लेबलिंग एक में है क्या नहीं है। रहता है लेकिन क्या होता है हमारा जो अब डाइकॉट के एम्ब्रियो में क्या हो जाता है, क्योंकि दो कॉटिलिडन है, हमारा जो डायग्राम है या जो एनसीईआरटी जो अपने डायग्राम बनाती है ना उसमें बहुत स्पेसिफाई नहीं कर पाते अपन। ऐसा नहीं है कि वहां पे नहीं रहेगा, वहां पे रहता है, लेकिन अच्छे से कहाँ पे दिख रहा होता है बेटा? मोनोकॉट, ठीक है। ये कैसा सेल है? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है। जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं हर बार अपने को क्या होता है? प्रॉपर अपने को अगर क्या बोलना चाहिए, कोई चीज फंक्शन कर रही होती है तो यार अपन फट से लेबलिंग कर सकते हैं कि हाँ यार यहाँ पे ये इसने प्रॉपर शेप ले लिया है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर शेप एक्वायर कर लिया है, प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है? दे आर डिवाइडिंग, अभी ना उनका कोई शेप है ना कोई फंक्शन है, तो उनमें हर जगह वो उनको लेबल करके दिखाना क्या हो जाता है? थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, लेकिन मोनोकॉट में आपको ये चीज दिख जाती है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? तो एपीब्लास्ट क्लियर है। तो अगर मोनोकॉट में कॉटिलिडन एक ही पूरी तरीके से डेवलप हो पाता है, दूसरा कैसा हो जाता है बेटा? रूडिमेंट्री हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका एजर्शन एंड रीजन का स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आ सकता है यार, ठीक है, कि इसमें कौन सा फॉल्स है क्या है। तो ये एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में याद रखना कि मोनोकॉट में ऐसा नहीं है कि दो कॉटिलिडन नहीं होते, एक कॉटिलिडन फुल्ली डेवलप रहता है, दूसरा कैसा हो जाता है? रूडिमेंट्री रह जाता है, ठीक है। स्क्यूटेलम बेटा बस नाम है, ठीक है, नाम है किसका? कॉटिलिडन का, ऑफ ग्रासेस, ठीक है। स्क्यूटेलम क्या है? कॉटिलिडन का नाम है, एक कॉटिलिडन। इसका मतलब होता है कॉटिलिडन क्या है? लेटरली सिचुएटेड है, किससे? एम्ब्रियोनल एक्सिस से। इन ग्रासेस देखा गया है, ग्रासेस में ये देखा गया है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के जस्ट लेटरल साइड में अपना कॉटिलिडन लगा रहता है, इसलिए इस कॉटिलिडन को अपन नाम क्या दिए हुए हैं? स्क्यूटेलम। सिर्फ किसमें? ग्रासेस, ठीक है। और कुछ? जोर से बोलो। एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या क्या रहेगा? एपिकोटाइल, एपिकोटाइल से प्लूम्यूल, प्लूम्यूल से शूट, फिर हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल से रेडिकल, रेडिकल से शूट, शूट कैप, रूट कैप, ये सब चीज किसका पार्ट हो गया? एम्ब्रियोनल एक्सिस का। एपीब्लास्ट किसका पार्ट होगा? कॉटिलिडन का। एपीब्लास्ट किसका पार्ट है? कॉटिलिडन का। एम्ब्रियोनल एक्सिस में हमेशा आपका एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, रूट, रूट कैप, शूट, प्लूम्यूल, शूट कैप, ये सारी चीजें उस तरफ रहेंगी, ठीक है। डन, आगे बढ़े। सिर्फ ग्रास, सिर्फ ग्रास, ठीक है। बाकी मोनोकॉट्स में आपका ये एनसीईआरटी का लाइन है कि इन ग्रास द कॉटिलिडन इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम, ये लाइन है एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी जो बोलती है भाई वो मानना पड़ता है, ठीक है।
नेक्स्ट चले, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब उसके बाद आपको क्या क्या चेंजेस दिखने वाले हैं। तो सबसे पहले ओवरी किस में कन्वर्ट होगा बेटा, ओवरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट, ओव्यूल, सीड, माइक्रोपाइल था ओव्यूल में, इसका क्या होगा, माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल विल नाउ कॉल्ड एज माइक्रोपाइल ऑफ सीड, ठीक है, माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल नाउ कॉल्ड एज माइक्रोपाइल ऑफ सीड। ओव्यूल में ये माइक्रोपाइल का काम क्या होता था, पॉलन ट्यूब का एंट्री का रास्ता। इन सीड ये माइक्रोपाइल क्या करेगा, एंट्री ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो ये क्या करेगा ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, ये सीड को हेल्प करने वाला है, क्योंकि अपन जब भी सीड डालते हो तो पानी डालते हो ना बेटा, तो ये पानी कहाँ जाता है, फिर सीड के अंदर जाता है थ्रू माइक्रोपाइल, ठीक है। हाइलम, हाइलम क्या था, जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल, तो ये जो जंक्शन था उसको अपन हाइलम बोलते थे, और ये हाइलम जब सीड बन जाता है तो एक सिर्फ मार्क जैसा दिख रहा होता है, मार्क का मतलब क्या होता है, स्कार, जैसे चोट लगती है उसका निशान रह जाता है ना, तो वो कैसा दिखता रहेगा, स्कार जैसा दिखता रहेगा ऑन सीड। नेक्स्ट, आउटर इंटेग्यूमेंट्स, इनर इंटेग्यूमेंट्स पढ़े थे, ठीक है, आउटर इंटेग्यूमेंट्स क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था, ये आउटर इंटेग्यूमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड कोट, तो सीड कोट के भी मतलब इंटेगुमेंट अगर सीड कोट में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे अपन ने इंटेगुमेंट क्या बोला है, आउटर एंड इनर, तो आउटर कन्वर्ट हो जाता है आउटर सीड कोट, दैट इज कॉल्ड एज टेस्टा। सिमिलरली इनर इंटेगुमेंट को क्या बोलेंगे, टेगुमेंट। न्यूसेलस, न्यूसेलस का क्या होगा, डिजेनरेट हो जाएगी। टैपोडम का क्या होता था, जो भी न्यूट्रिटिव लेयर होता है उसका क्या हो जाता है, वो आखिरी करके डिजेनरेट हो जाता है, लेकिन किसी सीड में ये न्यूसेलस रह सकता है, किसी सीड में हमको रेमनेंट न्यूसेलस मिल सकता है, उसको बेटा अपन क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म, ठीक है। अगर किसी सीड में हमको बचा हुआ क्या मिल जाए, न्यूसेलस मिल जाए, तो हम ऐसे सीड उसमें क्या बोलेंगे कि यार ये किस क्या चीज है, इट इज पेरिस्पर्म। तो न्यूसेलस डिजेनरेट होगा, बट इफ रेमनेंट फ्यूनिकल, फ्यूनिकल का क्या होगा, फ्यूनिकल क्या करता था, प्लेसेंटा और, ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए, फ्यूनिकल डिजेनरेट हो जाएगा क्या, ओवरी किस में कन्वर्ट हो गया, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, सीड, तो ये फ्रूट और सीड को कनेक्ट करने वाला क्या बन जाएगा, स्टॉक। फ्यूनिकल क्या होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, स्टॉक। ये स्टॉक क्या करते रहेगा भैया, किसको कनेक्ट करेगा, फ्रूट को सीड से, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सीड स्टॉक।
नेक्स्ट इज ओवरी वॉल। ओवरी कन्वर्ट होता है बेटा फ्रूट में, तो उसकी जो ओवरी वॉल है वो किस में कन्वर्ट होगी? फ्रूट के वॉल में। और ये फ्रूट के वॉल को बेटा अपन बोलते हैं पेरिकार्प। दिस इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। ये पेरिकार्प 3 तरीके का है, एक्सोकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। ठीक है, तो दीज आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, इतना ही पढ़ना पड़ेगा बस। सिर्फ ये आपको टेबल पता होना चाहिए कि ये इसमें कन्वर्ट होता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है क्या चीज पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या अपने को चेंज दिखता है, और कंफ्यूज अपन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अपन टेक्स्ट के थ्रू पढ़े रहते हैं, पैराग्राफ पैराग्राफ पढ़े रहते हैं, तो याद नहीं रहता है। सिर्फ ये ध्यान रखना क्वेश्चन इसी से ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट। अब अपन पढ़ते हैं बेटा सीड। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप करा लिए। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद यही एम्ब्रियो क्या बनाता है? सीड बनाता है। तो सीड को अपन क्या बोल सकते हैं? इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही फाइनल प्रोडक्ट है। यही सीड को अगर अपन मैक्रोस्पोरेंजियम किसको बोल रहे थे? ओव्यूल को। यही ओव्यूल किस में कन्वर्ट होने वाला है? सीड में। तो हम लोग मैक्रोस्पोरेंजियम वर्ड के रिलेटिव में अगर कुछ बोलना होगा तो सीड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैच्योर फर्टिलाइज्ड इंटेग्यूमेंटेड मैक्रोस्पोरेंजियम। मैक्रोस्पोरेंजियम कैसा है भैया? अब सीड में मैच्योर हो चुका है प्लस फर्टिलाइज हो चुका है एंड इट इज स्टिल इंटेग्यूमेंटेड। हमने देखा था इंटेग्यूमेंट्स डीजेनरेट हुए क्या? नहीं हुए। तो सीड को अपन क्या बोल सकते हैं? मैच्योर मैक्रो या मेगास्पोरेंजियम। ये मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, एवरीथिंग जो अंदर होता है किसके? सीड कोट के। एवरीथिंग इनसाइड सीड कोट, मतलब सीड माइनस सीड कोट अगर हम कर दे तो उसको बोला जाता है बेटा कर्नल। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कर्नल लिखा हुआ है, बस वर्ड डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। कर्नल का मतलब क्या होता है? कुछ भी चीजें जो सीड कोट के अंदर मिल रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? कर्नल। सीड माइनस सीड कोट इज कर्नल। ठीक है, अब जैसे अपन ने एम्ब्रियो का पार्ट देखा था, एम्ब्रियो में हमेशा क्या रहता था? कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। सीड में क्या क्या रहेगा? क्या क्या रहना चाहिए? सबसे पहली बात अभी देख लिए भैया, सीड में सीड कोट होगा उसका। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज सीड कोट। सेकेंड थिंग यही एम्ब्रियो मतलब कॉटिलिडन। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में क्या क्या आ जाएगा? कॉटिलिडन प्लस एम्ब्रियोनल एक्सिस। एंड थर्ड थिंग इज एंडोस्पर्म। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फोर्थ थिंग इज पेरिस्पर्म। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पेरिस्पर्म क्या था? न्यूसेलस का रेमनेंट जो हमको कहाँ दिख रहा था? सीड में दिख रहा था। पेरिस्पर्म के एग्जांपल है बेटा ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर जानते हो बेटा सब लोग? क्या होता है? काली मिर्च है ना, उसको देखा है, सीड उसका देखा है। ठीक है, ऐसा डिप्रेशन डिप्रेशन कुछ कुछ चीजें दिखती है, रेमनेंट्स रहता है बेटा वो किसका? न्यूसेलस का। ठीक है, तो ये पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है ब्लैक पेपर एंड व्हीट, इनके सीड में हमको मिलता है। बाकी में जरूरी नहीं है कि पेरिस्पर्म हमको मिले। ठीक है, एंडोस्पर्म जरूरी नहीं है मिले, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं अभी तक तो हम यही देखते आ रहे हैं कि जो भी न्यूट्रिटिव लेयर होती है वो आगे चल के क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है, उनका न्यूट्रिशन जो भी फूड है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उन सीड को बेटा अपन क्या बोल देते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड। तो टाइप्स ऑफ सीड अगर अपन देखें, इसको बोला जाएगा एंडोस्पर्मिक सीड और एल्ब्यूमिनस सीड।
एंडोस्पर्मिक सीड में अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो बेटा जो एंडोस्पर्म को खाने वाला पार्ट था वो क्या था? एम्ब्रियो था। एम्ब्रियो के क्या पार्ट है? कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो मेनली अगर एंडोस्पर्म का खाना जा रहा है तो कौन खा रहा होगा? कॉटिलिडन खा रहा है, एक तरीके से अपन बोल रहे हैं, ठीक है। तो कॉटिलिडन ऐसे सीड में जिसके पास एंडोस्पर्म पहले से ही, मतलब बोलना चाहिए अभी भी प्रेजेंट है, उनका कॉटिलिडन कैसा होता है बेटा? थिन होता है। कैसा होता है? थिन। क्योंकि वो क्या किया, उसने पूरा फूड नहीं लिया। पूरा फूड नहीं लेंगे तो कैसे हो जाएंगे हम? पतले हो जाएंगे। जो ज्यादा खाता है वो कैसा होगा? मोटा होगा। तो ये कैसा बच्चा था? जो खाना खाने में बहुत नखरा किया, और ये जो एंडोस्पर्म खाना बचा हुआ है थाली में, और ये बच्चा कैसा रह गया? पतला रह गया। तो ऐसे एंडोस्पर्मिक सीड में हमेशा कॉटिलिडन कैसे रहेंगे बेटा? थिन कॉटिलिडन रहेंगे। और ये थिन कॉटिलिडन किस में रहता है यार? यूजुअली इन मोनोकॉट्स। राइस और व्हीट को देखा है ना, ठीक है। वो जो अपन खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं? सीड ही खा रहे हैं, ठीक है। वो कितने पतले पतले से, छोटे छोटे से रहते हैं। क्यों भैया? क्योंकि इन्होंने पूरी तरीके से एंडोस्पर्म का न्यूट्रिशन नहीं लिया, और थोड़ा जो भी खाना था वो अभी भी एंडोस्पर्म में बचा हुआ है, ठीक है। अब ये जो फूड बच गया एंडोस्पर्म में, उसका क्या होगा? ठीक है, ये एंडोस्पर्म जो बच गया, इट इज यूज्ड इन सीड जर्मिनेशन। जब सीड जर्मिनेट हो रहा होता है उस समय ये एंडोस्पर्म का न्यूट्रिशन को सीड यूज कर लेता है, ठीक है। कॉटिलिडन के पास भले एंडोस्पर्म पूरी तरीके से फूड नहीं गया है, बट सीड जर्मिनेशन के समय पे ये एंडोस्पर्म का जितना न्यूट्रिशन है वो यूज हो जाएगा, ठीक है। कॉटिलिडन इज थिन एंड मेम्ब्रेनस। यूजुअली सारे मोनोकॉट्स में हमको क्या दिखेगा? कौन सा सीड? एंडोस्पर्मिक सीड। एक मोनोकॉट है जिसमें नहीं दिखता है, ऑर्किड्स। ऑर्किड इज अ मोनोकॉट इन विच कौन सा सीड रहता है? नॉन एंडोस्पर्मिक। क्लियर यहाँ तक? क्लियर? कुछ पूछना है? आगे बढ़ो। नेक्स्ट इज नॉन एंडोस्पर्मिक। एक्स एल्ब्यूमिनस। अब बताओ तुम लोग यार, ऐसा सीड जिसने अपना खाना पूरी तरीके से खा लिया है, उसका कॉटिलिडन कैसा होगा? मोटा होगा। तो ऐसे कॉटिलिडन को बेटा अपन बोलते हैं फ्लैशी। कैसा कॉटिलिडन है? फ्लैशी कॉटिलिडन। ये फ्लैशी कॉटिलिडन किस किस चीज में अपने को दिखता है? चना, पी, ठीक है, ग्राम, पी, बीन्स, ग्राउंडनट, ठीक है, ये सारे क्या हो जाते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। यूजुअली ये कौन से रहते हैं बेटा? डाइकॉट्स। तो डाइकॉट्स में यूजुअली कौन सा सीड मिलता है? नॉन एंडोस्पर्मिक, एक्सेप्ट एक डाइकॉट है कैस्टर। इस कैस्टर में मिलता है एंडोस्पर्मिक सीड। हो गया? ठीक है, सीड बन गया है। अब सीड को क्या करना पड़ता है? जर्मिनेशन कराना पड़ता है। जर्मिनेशन के लिए प्लांट अपने अंदर एक
फिनोमिना डेवलप करके रखा हुआ है कि सीड को कर देते हैं बेटा वो लोग डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब क्या होता है? रेस्टिंग, एक तरीके से बोल सकते हैं। अब ये रेस्टिंग स्टेज एक्वायर करने के लिए ये जो सीड है उससे सबसे पहले पूरा का पूरा मॉइस्चर हटा दिया जाता है। सिर्फ 10 to 15% मॉइस्चर बचा रहेगा। कोई भी चीज को हमको डोरमेंट करना है, सीड देखा है बेटा सबने, कैसा होता है? ड्राई, ड्राई रहता है। क्यों रहता है ड्राई? क्योंकि इसने क्या किया है बेटा, प्लांट ने सारा का सारा मॉइस्चर को उससे हटा दिया गया है। ये मॉइस्चर अब सीड के पास कितना रहता है? ओनली 10 to 15%। मॉइस्चर कम रहता है। अब इसका मेटाबॉलिज्म भी क्या है? स्लो है। स्लो मेटाबॉलिज्म है मतलब यार इसको एनर्जी कम लग रही है, तो ये बहुत दिनों तक क्या हो सकता है? वायबल रह सकता है। ऐसा होगा, अब जैसे अपन ने पॉलन के लिए बात किया था, पॉलन कुछ प्लांट में पॉलन कैसा रहता है? बहुत दिन के लिए वायबल है, किसी में यार 4 दिन में खत्म हो जा रहा है। सिमिलरली कैसा होगा बेटा? सीड के लिए भी होगा। सीड के लिए भी अपन को क्या देखना है यार? ये जो सीड की वायबिलिटी है ये कैसे होती रहेगी यार? वेरी करते रहेगी। ये वेरी क्यों करते रह रहे हैं? ये जो वायबिलिटी है किस पे डिपेंड कर रहा है? डोरमेंसी पे। ये डोरमेंसी क्यों आया था? क्योंकि वाटर कंटेंट क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। सिर्फ रिमेनिंग वाटर कंटेंट था 10 to 15%, जिसकी वजह से सीड का मेटाबॉलिज्म क्या कर दिया अपन? स्लो कर दिए। अब जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है, फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है? हम इस सीड को वापस से क्या प्रोवाइड करने लगते हैं बेटा? वाटर। सीड लगाते हैं फिर क्या देते हैं? वाटर। फिर जैसे ही वाटर एंटर मारेगा, कहाँ से एंटर मारेगा? माइक्रोपाइल से। अपना सीड क्या हो जाएगा? जर्मिनेट हो जाएगा। तो इन सुटेबल टेम्परेचर, वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सीड क्या हो जाएगा? जर्मिनेट हो जाएगा। तो 3 कंडीशन जो सीड के जर्मिनेशन के लिए लगता है बेटा, टेम्परेचर, वाटर एंड ऑक्सीजन। इसलिए हम लोग सीड को, ऐसा नहीं है कि कुआं खोदे और सीड को डाल दिए, सीड को एक लेवल तक ही डालना रहता है मिट्टी में, ताकि वहां पे क्या मिल सके बेटा? हमको ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, तो ये टेम्परेचर, वाटर एंड ऑक्सीजन लगता है, यूज होता है फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए जो वाटर एंट्री कर रहा होता है वो कहाँ से एंट्री कर रहा होता है? माइक्रोपाइल से। अब आपको एक मेज ग्रेन का फोटो दिख रहा होगा एनसीईआरटी में, दिख रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन या सीड, स्ट्रक्चर्स ऑफ सीड देखो, अलग अलग तरीके का सीड दिया हुआ है। ये फिगर नंबर है 2.15। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम में आपको 2 कॉटिलीडन दिखाया है, दिख रहा है बेटा सबको? सेकेंड डायग्राम में क्या दिखा रहा है? माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल किसका है? सीड का। किसका है? सीड का। बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये ऐसा डायग्राम दिया हुआ था और लेबलिंग पूछा था कि क्या है। ठीक है, डायग्राम देख के लोगों को समझ ही नहीं आई है किस चीज का डायग्राम है। आपको भी अभी देख के लग रहा होगा कि ये कैसा सा तो डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम बेटा एज इट इज लेबलिंग के साथ याद होना चाहिए। कॉटिलीडन का लेबलिंग दिख रहा है बगल वाले में, फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है? माइक्रोपाइल। उसके जस्ट बगल वाले डायग्राम में जाओ, आपको क्या क्या दिख रहा है? सीड कोट, देन एंडोस्पर्म, देन कॉटिलीडन, हाइपोकोटाइल। ठीक है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। शूट अपाइकल मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है? जहां से एपेक्स, शूट का एपेक्स स्टार्ट होने वाला है वहां पे क्या है? डिवाइडिंग सेल्स रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। देन उसके जस्ट नीचे वाला डायग्राम देखो, फिर से एक सीड दिया हुआ है, दिख रहा है बेटा? तो ये सारे डायग्राम आपको याद होने चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, स्टार मार्क करके रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। ये सब डायग्राम याद होना चाहिए। इसके बगल में आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सीड का, उसमें पेरिकार्प का लेबलिंग दिख रहा होगा, एल्यूरोन लेयर दिख रहा होगा, दिख रहा है? एल्यूरोन लेयर लेबलिंग दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन आया हुआ है।
ठीक है, ऐसे ही कुछ डायग्राम है। अब आप देखोगे यार ये वाला जो पार्ट है ऊपर की तरफ क्या रहता है हमेशा, एंडोस्पर्म। ये वाला पार्ट अपना क्या है, कॉटलिडन है। कितना कॉटलिडन है, सिंगल कॉटलिडन है, मतलब ये डायग्राम किसका है, मोनोकॉट का। क्या लिखा है यहाँ पे, मेज। ठीक है, मेज क्या होता है, मोनोकॉट होता है। अब इसमें ऊपर की तरफ हमको क्या दिख रहा है, प्लूम्यूल। एम्ब्रियोनल एक्सिस में ऊपर की तरफ क्या रहेगा, प्लूम्यूल। इसी के आगे क्या बना हुआ है, कोलियोप्टाइल। रेडिकल, रेडिकल के बाद क्या बना हुआ है, कोलियोराइजर। यहाँ तक तो सब चीजें क्लियर है। ये जो एंडोस्पर्म है ना बेटा, इसके पास एक लेयर होती है जिसको अपन बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। ठीक है, ये एल्यूरोन लेयर क्या है यार, एक प्रोटीन वाली लेयर है जो किसके अराउंड डेवलप हो जाती है, एंडोस्पर्म के अराउंड डेवलप हो जाती है। अभी एंडोस्पर्म का प्लॉइडी क्या है, 3n। तो जो लेयर एंडोस्पर्म से बन रही होगी उसका प्लॉइडी क्या रहेगा, 3n। तो इसके प्लॉइडी पे क्वेश्चन आया हुआ है बेटा 2016 या 15 में कि व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर बनता किससे है, एंडोस्पर्म से। एंडोस्पर्म से बनता है तो भैया एंडोस्पर्म का प्लॉइडी क्या था, 3n था। एल्यूरोन लेयर का भी प्लॉइडी क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, इट इज अ लेयर बेटा, जैसे हमारी अब पेरिकार्प क्या है, बॉल है। ठीक है, नाम है। ठीक है, देखो पढ़ने के लिए बहुत चीजें हैं बट हमको भटकना नहीं है। एमएससी थोड़ी करना है बॉटनी, उतना ही पढ़ना है जितना नीट में आ सकता है, इतना काफी है। हो गया, हो गया। अब अपन बात कर रहे थे बेटा डोरमेंसी का। सबसे ज्यादा जो डोरमेंट सीड अभी तक हमको पता है उसका डोरमेंसी मिला है 10,000 ईयर्स का। ये सीड 10,000 साल तक क्या था, डोरमेंट स्टेट पे था। 10,000 साल बाद हमने इसको जर्मिनेट किया तो जर्मिनेट हो गया। कौन सा सीड है ये, पूरा नाम क्या, ल्यूपिनस आर्कटिकस। ठीक है, ये आर्कटिक, अंटार्कटिक सुना है, कैसा एरिया होता है, कोल्डर एरिया। तो कोल्डर एरिया में यार सीड अभी वर्नलाइजेशन थोड़ा मोड़ा याद है। हाँ, क्या होता था, अपन क्या करते थे, सीड को क्या करना होता था, कोल्ड टेम्परेचर देना होता था। ठीक है, तो क्या होता था, जो विंटर वैरायटी था वो जल्दी जर्मिनेट हो जाता था। अभी ये जो हमारा ल्यूपिनस आर्कटिकस का सीड है वो कितने सालों तक डॉर्मेंट कंडीशन में रह गया बेटा, 10,000 ईयर्स तक। ये आपका नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये नाम याद होना चाहिए। सेकेंड थिंग, डेट पाम। डेट पाम का ईयर कितना है भैया, अच्छा डेट पाम का आपका एक और नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक पैराग्राफ देखोगे बेटा जिसमें आपको दिया हुआ है फिनिक्स डैक्टिलिफेरा, दिख रहा है। ठीक है, ये भी किसका नाम है यार, इट इज डेट पाम। ठीक है, वो डेट पाम ही है। दो लाइन अलग अलग दी हुई है डेट पाम के बारे में। एक तो दिया हुआ है कि भैया इसका जो सीड है वो 2000 ईयर तक डोरमेंट था। अभी जो हमको रिसेंट में सबसे ज्यादा जो मिला है 2000 ईयर तक डोरमेंट था, कौन सा, डेट पाम। ये डेट पाम का जस्ट उसके नीचे वाले लाइन में साइंटिफिक नेम दिया हुआ है फिनिक्स डैक्टिलिफेरा। ये फिनिक्स डैक्टिलिफेरा क्या है, डेट पाम ही है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। फिनिक्स डैक्टिलिफेरा के बारे में क्या दिखा हुआ है कि जब हम लोग आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन कर रहे थे कौन से पैलेस में, किंग पैलेस, किंग हेरोड्स पैलेस। ये बेटा है इजराइल में। ठीक है, लिख लो, वहीं पे लिख लो, इजराइल में है, 1960 का है।
1960 इजराइल। एनसीईआरटी में ही ये चीज मेंशन करके रखे रहो, किंग हेरोल्ड्स पैलेस इज इन इजराइल। कब देखा गया था? 1960 में एक्सकवेशन के समय पे हमको ये सीड मिला था, किसका? डेट पाम, या फिर क्या बोलते हैं उसको, फिनिक्स डैक्टिलिफेरा। इससे हमको सबसे ज्यादा जो अभी रिसेंट स्टडी सीड मिला है, जो सबसे ज्यादा डोरमेंट में था। और इस सीड को फिर हमने एक्चुअली जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने 2005 में जर्मिनेट कराया, और आज हमारे देश में डेट पाम मिलता है। जानते हो सब लोग डेट पाम? ठीक है, कहाँ से मिला था इसका सीड? इजराइल से मिला था। कौन सा पैलेस था? किंग हेरोल्ड्स पैलेस। फिनिक्स डैक्टिलिफेरा इज अ डेट पाम, उसी का साइंटिफिक नेम है, अलग अलग नाम नहीं है। ठीक है, ये तीन आपको नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं बेटा फ्रूट पे। मैंने बोला था कल कि यार एक ओव्यूल से भी ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं, तो एक सीड से भी ज्यादा सीड हो सकते हैं। ऑर्किड एक ऐसा प्लांट है जिसमें हजारों टाइनी सीड्स होते हैं। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी बताती है इसके बारे में, ऑर्किड्स के बारे में। कितने सीड्स होते हैं बेटा? मोर देन 1000। ठीक है, ओरोबाची एंड स्ट्रिगा, ये भी दो पैरासिटिक प्लांट है जो एनसीईआरटी ने एक बहुत छोटे से पैराग्राफ में लिखा हुआ है छुपा के। ये भी एक पैरासिटिक प्लांट है, दो पैरासिटिक प्लांट है जिनके पास मोर देन 1000 टाइनी सीड्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे से सीड होते हैं। और फिर आपको एक एनसीईआरटी लाइन बताती है अबाउट फिग, सॉरी, फिग क्या होता है? सीड देखा है बेटा उसका? हाँ, और पेड़ देखा है उसका? बहुत बड़ा पेड़ होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है। और एनसीईआरटी यही क्वेश्चन करती है कि इतने छोटे सीड से आप इमेजिन कर सकते हो क्या इतना बड़ा पेड़ कैसे बन जाता है? ठीक है, तो सीड के पास कितना ज्यादा पावर है यार, इतनी छोटी सीड से इतना विशाल पेड़ भी बन जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको, ये सब जो नाम वाले रहते हैं ना, ये सब याद होना चाहिए। तीन प्लांट है जिसमें हमको मोर देन 1000 या ज्यादा सीड्स मिल रहे हैं, ऑर्किड्स, ओरोबांची एंड स्ट्राइगा। ओरोबांची एंड स्ट्राइगा क्या है? पैरासिटिक प्लांट है बेटा। ये सब सबसे ज्यादा ना, ये सब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए होते हैं। ठीक है, ये वाला जो मैंने बोला, जो इधर बोला, डेट पाम, ये किंग हेरोल्ड्स पैलेस, ये सारे ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं इसी से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्रूट पे। क्या दिया हुआ है? फाइकस दिया हुआ है, ठीक है, फाइकस कर लो। चले बेटा आगे, कुछ डाउट है? फ्रूट दो टाइप के होते हैं बेटा, ड्राई फ्रूट्स एंड फ्लैशी फ्रूट। ठीक है, ड्राई फ्रूट तो खाते ही होंगे सब लोग। ठीक है, क्या क्या होता है ड्राई फ्रूट? नट्स, मस्टर्ड, ये सब किस में आ जाते हैं? ड्राई फ्रूट में। फ्लैशी फ्रूट क्या होता है? और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी खाते हो आप लोग चाव से। ठीक है, अब ये जो ड्राई फ्रूट एंड फ्लैशी फ्रूट है, ये तो भैया सिंपल लैंग्वेज में हमने अभी फ्रूट को डिवाइड किया है। साइंटिफिक बेसिस पे अपन फ्रूट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। व्हाट इज ट्रू फ्रूट? ऐसा फ्रूट जो किससे डेवलप करेगा बेटा? ओवरी से डेवलप करेगा। फॉल्स फ्रूट जो ओवरी से डेवलप नहीं करेगा और अदर पार्ट से डेवलप करेगा। मोस्ट कॉमनली देखा गया है किससे डेवलप करता है बेटा? थैलेमस से। कौन कौन से फ्रूट होते हैं? एप्पल, देन स्ट्रॉबेरी, देन कैश्यू। व्हाट इज कैश्यू? काजू। ठीक है, अब इसमें आपको एप्पल और स्ट्रॉबेरी का डायग्राम दिख रहा होगा, फिगर 2.15 अगेन।
एप्पल में लेबलिंग दिख रहा होगा, मीजोकार्प, एंडोकार्प, ठीक है। आपको पता है मीजोकार्प एंडोकार्प क्या होता है? फ्रूट वॉल। क्या होता है? फ्रूट वॉल। दिख रहा है बेटा? फ्रूट वॉल क्या होता है? पेरिकार्प, पेरिकार्प बना होता है एक्सोकार्प, एंडोकार्प एंड मीजोकार्प, ठीक है। समझ में आ जाएगा अब डायग्राम। स्ट्रॉबेरी में आपको क्या क्या लेबलिंग दिख रहा है? थैलेमस एंड एक्नी। हमारे चेहरे में जो एक्नी हो जाता है वो भी कैसा दिखता है? जो स्ट्रॉबेरी में एक्नी लगा रहता है ना, उसे याद रखना है, जो डॉट 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 स्ट्रक्चर लगा रहता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्ने। लड़कियां बड़ी मुस्कुराने लग गई है। हाँ, दिल की बात है मैम, बहुत एक्ने हो रहा है, ठीक है। ये डायग्राम। नेक्स्ट, एक फ्रूट होता है पार्थिनोकार्पिक। व्हाट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट? फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब फर्टिलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या था? सीड। तो ऐसे फ्रूट कैसे होंगे? सीडलेस। विदाउट सीड दे आर सीडलेस। एक टर्म होता है बेटा पार्थिनोजेनेसिस। नीट क्वेश्चन, एजर्शन रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस, क्या ये दोनों सेम चीज होता है? क्या डिफरेंस होता है? जोर से बोल हिमांशु। तो एम्ब्रियो ही तो सीड है। विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बनता है पार्थिनोजेनेसिस में, और विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनता है पार्थिनोकार्पी में। तो पार्थिनोजेनेसिस क्या एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस होता है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनना या एम्ब्रियो बनना, तो पार्थिनोजेनेसिस इज एपोमिक्सिस। वेरी गुड। एक ही डिफरेंस है बेटा कि ये पार्थिनोजेनेसिस किसके लिए वर्ड यूज किया गया है? एनिमल्स के लिए। पार्थिनोकार्पी किसके लिए यूज किया गया है? प्लांट्स के लिए। एनिमल का एम्ब्रियो बनता है बेटा, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस एग्जांपल क्या है? हनी बी। हनी बी का जो फीमेल होता है ना, वो डायरेक्टली क्या बना लेता है? एम्ब्रियो बना लेता है। समझ में आया? तो अभी आप एम्ब्रियो बोलते रहोगे तो फिर क्या होगा? स्टेटमेंट आएगा पार्थिनोजेनेसिस एंड एपोमिक्सिस इज अ सेम थिंग। दिमाग लगाएंगे, हाँ एपोमिक्सिस में भी यही होता है, एम्ब्रियो बन जाता है, सीड बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। यस ट्रू, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस इज यूज्ड फॉर एनिमल्स। इसका एग्जांपल क्या है बेटा? हनी बी। ये पार्थिनोकार्पिक क्या है? प्लांट के लिए यूज किया है। मतलब क्या होता है इसका? सीडलेस फ्रूट। मतलब यहाँ पे क्या नहीं चल रहा है? फर्टिलाइजेशन नहीं चल रहा है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ क्या? नहीं हुआ। विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बन गया? एम्ब्रियो बन गया। नेक्स्ट, स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन, लास्ट टॉपिक, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। व्हाट इज एपोमिक्सिस? सीड बन जाना विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction. इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction, जहाँ पे क्या नहीं हुआ? सेक्सुअल होना है तो भैया क्या होना चाहिए था? फर्टिलाइजेशन होना चाहिए था। यहाँ पे नहीं हुआ क्या? फर्टिलाइजेशन। और इसने क्या किया? सीड बना लिया विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड फॉर्म asexual reproduction that mimics sexual reproduction। ऐसा क्यों लिखा है मैंने? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा काम करता है। क्या काम करता है? सीड बना लेता है, ठीक है, सीड बना लेता है। चीटिंग किया है किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। बट है एक्चुअली क्या? एसेक्सुअल, बिकॉज फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। ये एपोमिक्सिस हमको बेसिकली दिखता है ग्रासेस एंड फैमिली एस्टेरेसी। एस्टेरेसी में कौन से सनफ्लावर आता है, ठीक है, सनफ्लावर वाला जो प्लांट है उसमें हमको दिखता है बेटा एपोमिक्सिस। अब ये कैसे होता होगा? कैसा होता होगा ये? एपोमिक्सिस करने के लिए क्या करता होगा प्लांट?
या एम्ब्रियो सैक क्या ऐसा चेंज करता होगा कि न्यूसेलस को खा जाते हैं, न्यूसेलस से बना लेते हैं, या न्यूसेलस का प्लॉइडी क्या होता है बेटा? अब समझना है यार, हम लोग को सीड बनाना है, सीड का प्लॉइडी क्या है? एम्ब्रियो सैक में प्लॉइडी क्या है? सब जगह सेल्स में एन 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 एन। तो यार हमको अगर सीड बनाना है तो हमको एन से 2n करना था, तो हम ये एन का सहायता किससे लेते थे? फिर मेल गैमेट से लेते थे। अब मेल गैमेट नहीं करना है, फर्टिलाइजेशन नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे? या तो डिप्लॉइड एग बन जाए, मतलब जो एग बने वो पहले से ही क्या रह जाए? 2n बन जाए, तो वो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ क्या इसमें? नहीं हुआ। या जो न्यूसेलस का सेल है चारों तरफ, वो क्या हो सकता है? अंदर की तरफ प्रोट्रूड हो सकता है। न्यूसेलस का क्या है बेटा? प्लॉइडी 2n। वो अंदर की तरफ एम्ब्रियो सैक में घुस जाए और वो एक्ट करने लग जाए एज एम्ब्रियो। ठीक है, या क्या कर सकते हैं? एंटीपोडल्स, सिनर्जिड्स, ये सब क्या कर सकते हैं बेटा? एग के साथ कंबाइन करके n+n करके क्या कर लिया? 2n कर लिया। तो अलग अलग मैकेनिज्म हो सकता है, बस ध्यान क्या रखना है यार, हमको 2n करना है किसी भी हालत में। यूजुअली क्या हो जाता है? डिप्लॉइड एग बन जाता है एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, क्या होता है? यूजुअली डिप्लॉइड एग बनता है एम्ब्रियो सैक में, या जो न्यूसेलस का डिप्लॉइड सेल है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या हो जाता है? अंदर की तरफ ग्रो करने लग जाता है और वो बिहेव करने लग जाता है एज एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो का मतलब क्या है? फिर सीड। नेक्स्ट इज पॉली एम्ब्रियो। अच्छा, ये जो एपोमिक्सिस है इसका फायदा क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि अगर कोई एक आप अच्छे कैरेक्टरिस्टिक वाला कोई सीड लेके आए हो, ठीक है, अब वो सीड से प्लांट आएगा, ठीक है, फिर प्लांट प्लांट फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस अगर थोड़ा पता होगा तो उससे क्या होता है यार? ये सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स। नेचुरल तरीके से अगर करते हैं हम, तो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स की वजह से जो फार्मर्स को जो डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए था वो 10 प्लांट में से एक प्लांट में मिलता है। टाइम वेस्ट होता है, प्लस क्रॉपिंग का जो आपका फील्ड है वो वेस्ट हो रहा है। हमको ये जो 9 प्लांट थे वो क्या हो गए? ये तो हमारे लिए डिजायरेबल थे ही नहीं। वो कितना था? एक था। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ रिसेशन चलता है। तो ये सब आपकी वजह से हमको क्या दिखने लग गया यार? फार्मर का टाइम वेस्ट हो रहा था, मेहनत वेस्ट हो रहा था, कॉस्ट जा रहा था। नींद आ रही है? मुंह धो के आओ। तो फार्मर का टाइम वेस्ट हो रहा था, कॉस्ट लग रहा था। तो अब ये जो एपोमिक्टिक या एपोमिक्टिक सीड्स हैं, इनके साथ क्या फायदा हो गया कि इससे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं यार? हाइब्रिड वैरायटी को डायरेक्टली ग्रो करते जा सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या कर रहा है? सीड बना रहा है। अब एक प्लांट अगर सीड बना रहा है 10, तो हमारे पास 10 क्या वैरायटी आ गया? हाइब्रिड वैरायटी आ गया। अब हम जो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते थे कि भैया ये प्लांट को ग्रो किए, फिर एक प्लांट का सीड आएगा, फिर पता चलेगा अरे यार ये तो चला गया, ये हाइब्रिड आया ही। ठीक है, प्लांट पे डिपेंड कर रहे थे। लेकिन एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक प्लांट अकेले बैठ के अपना एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन कर रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एग्जैक्टली सेम एज मदर प्लांट, एग्जैक्टली सेम एज मदर प्लांट बनेगा। तो क्या होने लग जाएगा? जो हमारा सीड है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? मेन प्लांट के जैसा रहेगा। तो वहां पे सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होगा। तो ये चीज कल्टीवेशन प्रोग्राम में, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में बहुत फायदेमंद है। इसलिए एपोमिक्सिस को अभी हॉर्टिकल्चर में यूज किया जाता है। ठीक है, या जितना अपना कल्टीवेशन प्रोग्राम है उसके लिए क्या है? सबसे अच्छा प्रोसीजर है। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी बेटा नाम से ही पता चल रहा होगा, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। अब जितना सिट्रस फैमिली होता है उसमें आपको दिखता है ये चीज। सिट्रस का मतलब लेमन, ऑरेंज, मुसम्बी, सब में आपको क्या दिखते हैं बेटा? सीड्स ज्यादा दिख रहे होते हैं। ये पॉली एम्ब्रियोनी क्यों हुआ रहता है? सब फर्टिलाइजेशन में अगर पार्ट लेने लग जाए, एंटीपोडल, सिनर्जिड्स, तो क्या होने लग जाएगा? एक ही अभी हमने क्या बताया था यार? एक एम्ब्रियो सैक है। ऐसा हो जाए कि यार उस ओव्यूल में 2 एम्ब्रियो सैक बन जाए, 3 बन जाए, एम्ब्रियो सैक का नंबर बढ़ा दिए, 3 जो 4 मेगास्पोर बना रहे थे चारों फंक्शनल हो जाए और चारों क्या बना लिए? एम्ब्रियो सैक बना लिए। तब क्या दिख सकता है? पॉली एम्ब्रियोनी। नेक्स्ट क्या हो सकता है? जो हमारे सेल्स हैं, एंटीपोडल, सिनर्जिड्स,
3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड्स, ये सब किस में पार्ट लेने लग जाए, फर्टिलाइजेशन में पार्ट लगने लग जाए। तो सब लोग क्या बनाने लग गए बेटा, 2n बनाने लग गए। इससे क्या बनने लग जाएगा, एम्ब्रियो ज्यादा बनने लग जाएगा उसी एम्ब्रियो सैक में। थर्ड थिंग, फिर से जो न्यूसेलस का सेल्स है वो किसके अंदर आने लग जाए, एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड होने लग जाए और वो भी एक्ट करने लग जाए एज एम्ब्रियो। तो ये किस में सबसे ज्यादा देखा जाता है बेटा, इन सिट्रस फैमिली। ठीक है, माइक दू, मेल गैमेट पॉलीएम्ब्रियोनी में, पॉलीएम्ब्रियोनी किसकी वजह से होगा, एक पॉलिन का ना, दूसरा पॉलिन, पॉलिन ग्रेन कितना है, बहुत सारा है। एक पॉलिन ग्रेन में कितना मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट है। पॉलिन ग्रेन तो बहुत सारा लैंड कर रहा है। जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आप डायग्राम देखना पॉलिन ट्यूब का जो एनसीईआरटी ने बनाया है बेटा, हर एक पॉलिन ट्यूब पॉलिन ग्रो करने की कोशिश कर रहा है और जो पहले पहुंच जाता है वो रेस जीत जाता है। सारे पॉलिन ट्यूब पहुंचते हैं कहाँ तक, माइक्रोपाइल तक, वहां जाते हैं और देखते हैं अरे पिक्चर खत्म हो गई है, खत्म हो जाता है फिर ऐसा। बट अगर वहां पिक्चर चालू है तो क्या होने लग जाएगा, फर्टिलाइजेशन होने लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो पॉलीएम्ब्रियोनी का एग्जांपल सिट्रस फ्रूट्स, एपोमिक्सिस का एग्जांपल ग्रासेस एंड एस्टरेसी, पार्थेनोकार्पी का एग्जांपल एंड ग्रेप्स। एक्चुअली अगर देखा जाए एपोमिक्सिस अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ विदाउट फर्टिलाइजेशन। पॉलीएम्ब्रियोनी में फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है। बट एपोमिक्सिस इज स्ट्रिक्टली विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, समझ में आया। अगर हमारा सेल बोलना चाहिए एम्ब्रियो सैक डबल ट्रिपल बन गया तो क्या हो रहा है, वहां पे आके तो मेल गैमेट ही फर्टिलाइज कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि पॉलीएम्ब्रियोनी इज बिकॉज ऑफ एपोमिक्सिस। ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकता है इसमें। समझ में आ गया आयुषी, सब हो सकते हैं जिसमें भी आपको क्या दिख रहे हैं, मल्टीपल सीड्स दिख रहे हैं, सब एग्जांपल हो सकते हैं। मैंगो का एक वैरायटी होता है, मतलब अगर आप जो सीड देख रहे हो उसको कभी तोड़ के देखा है, बजा के देखा है, कट 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 कट, उसमें क्या रहता है, नंबर ऑफ सीड्स अंदर के अंदर क्या रहते हैं बेटा, ज्यादा होते हैं। मैंगो की भी वैरायटी रहती है जिसमें अपने को सीड क्या मिलते हैं, ज्यादा मिल सकते हैं। ठीक है, अपने को क्या गिनना है, सीधे सीड गिनना है। ठीक है, तो ये चीज है, याद रखना सिर्फ ये है कि यार आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जितने आ रहे हैं उसमें ये पता होना चाहिए कि यार एपोमिक्सिस है मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। पॉली इम्ब्रियोनी आ रहा है तो सिर्फ सोचना है मल्टीपल इम्ब्रियो, मल्टीपल सीड। ठीक है, पार्थिनोकार्पी आ रहा है मतलब फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, कार्प लगा हुआ है, कार्प का मतलब क्या होता है, फ्रूट। पेरिकार्प का बात कर रहे थे, पेरिकार्प क्या था, फ्रूट का वॉल। ठीक है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इससे बहुत सारे आते हैं और कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी बोलती है वो याद रहना चाहिए। पॉलीएम्ब्रियोनिक एग्जाम्पल सिट्रस है, इसका ग्रासेस एस्टिरेसी है, इधर बनाना है, ये सब याद होना चाहिए। क्लियर है, और कुछ पूछना है? अभी मैंने क्या बताया, फर्टिलाइजेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सेक्सुअल या पर एक्ट, अगर हमको बोलना होगा कि यार इसमें से कौन सा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आंसर क्या रहेगा, एपोमिक्सिस। क्लियर कट आंसर क्या है, एपोमिक्सिस, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ए सेक्सुअल है। ठीक है, और कुछ, दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ मैं लिख रही हूँ क्योंकि आज बन नहीं पाया है, आपको उसको सॉल्व करना है। एक तो ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस है, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। पुराने बच्चों को अगर याद होगा या आंसर लिखा हुआ दिख रहा होगा तो शांति से बैठे रहना। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि पार्थिनोकार्पी में अपना क्या बोलना चाहिए, फ्रूट का फॉर्मेशन का बात हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रूट। अभी हम एम्ब्रियो का फॉर्मेशन का बात नहीं कर रहे उसमें। ठीक है, चलो लिखो। पुराने बच्चे
शांति से बैठे रहना। अब तुम पुरानी कॉपी लेके आए होगे, मेरे को मालूम है। याद होगा तुमको, हाँ उसका आंसर यही था। रट लेते थे ना तुम, नहीं मैं पढ़े थे रहा, याद कर लेंगे। चलो लिखो। जिसको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा ना, उनसे ये क्वेश्चन बेटा बन जाएंगे, ठीक है। ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है। अरे ना ऑप्शन भी देखो।